सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 7 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज का वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको आज के वीडियो में। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी मई 2024 में थॉमस कप को किसने जीत लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना, और क्यों इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इसका तो उत्तर होगा चाइना ने। अच्छा, पहले तो आपको ये पता करना होगा या ये जान ले आप कि थॉमस कप का संबंध किससे है। तो बैडमिंटन से है। पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, और एक होता है उबेर कप, वो महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। दोनों की इस प्रश्न में हम बात करेंगे क्योंकि अभी ये दोनों ही हुए हैं। कहाँ पे हुए दोनों? चाइना के चेंगदू में हुए हैं। 27 अप्रैल से लेकर 5 मई तक हुए। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस कारण से भी हो जाता है क्योंकि हर 2 साल में ये होता है। तो लास्ट टाइम 2022 में हुआ था और अब 2024 में हुआ, तो इंपॉर्टेंट है। बात करें किसने जीता, तो थॉमस कप की अगर पहले बात करते हैं तो थॉमस कप को चाइना ने जीत लिया है। आपको बता दूं चाइना का ये 11वां खिताब है। 11वीं बार थॉमस कप को जीत चुका है चाइना। किसे हराया? इंडोनेशिया को। आपको मैं याद दिला दूं, जो लास्ट वाला हुआ था 2022 में जो हुआ था उसको भारत ने जीता था। थॉमस कप 2022 वाला आपको याद भी होगा, भारत विजेता रहा था और भारत ने वो पहली और आखिरी बार ही थॉमस कप जीता था, 2022 वाला संस्करण जो हुआ था। उबेर कप की हम बात करते हैं। हमने कहा महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है ये, इसको भी चाइना ने ही जीता है। चाइना ने 16वीं बार ये उबेर कप को जीता है। इसमें भी चाइना ने किसको हराया? इंडोनेशिया को हराया है। और भारत ने आज तक उबेर कप को एक बार भी नहीं जीता, ये भी मैं आपको बता दूं। तो देखो, ये आपके लिए बड़ा आसान हो गया। थॉमस कप पूछे एग्जाम में या उबेर कप पूछे, आपको ये तो बताइए थॉमस कप, दोनों का संबंध तो बैडमिंटन से है, लेकिन थॉमस कप ये पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट, उबेर कप महिलाओं का बैडमिंटन टूर्नामेंट है। इस बार पूछे कहां पे हुआ? चाइना के चेंगदू में हुआ। पूछे दोनों में से कोई सा भी किसने जीता, तो चाइना ने जीते हैं दोनों। किसको हराया? दोनों ने इंडोनेशिया को हराया है। तो याद रखना आसान रहेगा। आपको मैं लगे हाथ ये भी बता दूं कि अब जो अगले वाले थॉमस और उबेर कप होंगे ये 1 साल बाद होंगे ना, यानी कि 2026 में होंगे, वो डेनमार्क में होंगे। वैसे ऑलरेडी ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब बैडमिंटन से संबंधित कुछ पॉइंट्स मैं आपको करा रहा हूं जो करंट अफेयर्स में अभी आप लोगों ने पढ़े थे। जस्ट आपका रिवीजन करवा रहा हूं। अभी हमने पढ़ा था 2025 में जो BWF वर्ल्ड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप है वो कहां पे होगा? असम के गुवाहाटी में होगा। अभी हमारे एक बैडमिंटन प्लेयर हैं साई प्रणीत, उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी, रिटायरमेंट। और एक और प्लेयर है केंटो मोमोटा, उन्होंने भी रिटायरमेंट ले लिया। याद रखना वो जापान के प्लेयर हैं। और बैडमिंटन की जब भी बात आती है तो हमारी एक जोड़ी है सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी आपको याद आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है इनसे कि 2023 में जो हमारा जो खेल का सर्वोच्च सम्मान है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, वो इन्होंने जीता था, ये याद रखना है। और वैसे अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन में मेंस डबल का खिताब भी जीता था। अच्छा, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्थापना होती 1934 में, हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में, और अध्यक्ष कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा है जो असम के मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने, तो आंसर होगा जोस राउल मुलिनो। तो जोस राउल मुलिनो, अभी इन्होंने पनामा के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया। अब ये यहां पे 5 साल तक राष्ट्रपति बने रहेंगे। पनामा में एक व्यक्ति केवल एक कार्यकाल के लिए ही राष्ट्रपति बन सकता है। पहले मैं आपको मैप में ले चलता हूं। ये रहा पनामा, कैपिटल होती है पनामा सिटी, करेंसी है बालबोआ। और आप देखोगे ये जो पनामा नहर है ये 82 किलोमीटर लंबी है, और ये किन 2 महासागरों को आपस में जोड़ती है? तो अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर। अच्छा, यहां पे इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट हमने देखा, और अगर आप हमारे पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है जब भी इस तरह का इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट आता है, और खास तौर पे प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट को लेकर के, तो आपको मैं 2024 के इस तरह के जितने भी अपॉइंटमेंट हमने पढ़े थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारे रिवाइज कराता हूं। तो अब जैसे कि देखो, अभी सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने थे लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बने बनर्जी बेनेडिक्सन, स्लोवाकिया के प्रेसिडेंट बने पीटर पेलेग्रिनी, इजिप्ट के तीसरी बार प्रेसिडेंट बने अब्दुल फतेह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सेनेगल के प्रेसिडेंट बने बासिरो डियोमाए फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री बने लुइस मॉन्टेनेग्रो, आयरलैंड के प्रधानमंत्री बने थे साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री बने मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के प्रेसिडेंट बने तामस सुलियोग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ बने तो प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट बने प्रबोव सुबियांतो, यमन के प्रधानमंत्री बने अहमद अवद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट बने नयाब बुकेले,
कजाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने थे ओल्जास बेक्टेनोव। फिनलैंड के प्रेसिडेंट बने अलेक्जेंडर स्तब। कोमोरोस के प्रेसिडेंट बने अजाली असोमानी। ग्वाटेमाला के नए प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एवरेलो। ताइवान के प्रेसिडेंट बने लाई चिंगते। फ्रांस के सबसे युवा व पहले समलैंगिक प्रधानमंत्री बने गैब्रियल एटल। चाड के प्रधानमंत्री बने सुक्सेस मसरा। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के प्रेसिडेंट बने फेलिक्स त्शेसिकेदी। तो आप देखेंगे 2024 के जो अभी तक 4 महीने निकले हैं, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, इनमें इस तरह के जितने भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स हमने पढ़े थे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को लेकर के, वो सारे हमने यहाँ पे एक साथ रिवाइज कर लिए। और अगर आप वीडियो में पहली बार हैं, क्रिक एग्जाम चैनल पे पहली बार करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो आपको बता दूं करंट अफेयर्स पढ़ने का हमारा यही तरीका है और यही एक बेस्ट तरीका है जो मैं आपको करवाता हूं। जिस तरह का प्रश्न होता है उसी से संबंधित पिछले 3 से 4 महीने के प्रश्न मैं आपके सामने लेकर के आता हूं और एक साथ रिवाइज करवा देता हूं, बार बार करवाता हूं, जिससे ये चीजें आपको धीरे धीरे यहीं पे याद हो जाती है। फिर भी अगर कोई कसर रह जाती है तो उसके लिए एक एक्स्ट्रा आपकी रिवीजन वाली क्लास में चलाता हूं। 10 से 12 मिनट की क्लास होती है, उसको भी आप देख लोगे तो पूरे परफेक्ट हो जाओगे, सब आपको याद हो जाएगा यहीं पे। बाकी प्रैक्टिस के लिए आपका टेस्ट में तैयार करता हूं, क्विज तैयार करता हूं MCQ फॉर्मेट में, वो बिल्कुल फ्री होता है। PDF होती है, वो बिल्कुल फ्री है। कहां मिलेंगे ये सब? क्रिक एग्जाम चैनल पे। बस मेरी एक छोटी सी तहे दिल से रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरा काम, मेरी मेहनत अच्छी लगती है आप लोगों के लिए जो मैं करता हूं, तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, इसे लाइक जरूर करें। आज की वीडियो का लाइक का टारगेट है 7000 लाइक का, तो वीडियो को एक बार दिल से लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में या स्टडी ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, तो अपने वीडियो के लिंक को एक बार शेयर जरूर करना दोस्त। ये आज दिल से रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, तो भूलना मत। अभी हम अगला प्रश्न देखते हैं और क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो बढ़ते हैं आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ICC ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए किस भारतीय को मैच रेफरी नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जवागल श्रीनाथ को। तो देखो, अभी ICC ने T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारत के पूर्व तेज गेंदबाज रहे जवागल श्रीनाथ को मैच रेफरी के रूप में नियुक्त किया है। मैं आपको ये बता दूं, इसमें ICC ने 6 मैच रेफरियों को चुना है, उसमें से ये एक भारतीय हो गए। इसके अलावा 20 अंपायरों को चुना है और उसमें भी 2 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? नितिन मेनन और जया रमन मदन गोपाल। अच्छा, ICC T20 मेंस वर्ल्ड कप 2024, अभी तो ये शुरू भी नहीं हुआ, इससे पहले हमने कई सारे प्रश्न पढ़ लिए इससे। एक बार मैं आपको सारे रिवाइज करा दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा। एक तो ये याद रखना, इस बार इसका ये नवा एडिशन है, 1 से लेके 29 जून 2024 तक ये होगा। कहां पे होगा ये याद रखना, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होगा। इस बार कनाडा, युगांडा और अमेरिका की टीमें पहली बार हिस्सा ले रही हैं। पहली बार ही टोटल 20 टीमें खेल रही हैं और इस बार 3 जनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, युवराज सिंह, क्रिस गेल और उसेन बोल्ट को। अभी ऑफिशियल थीम भी लॉन्च कर दिया गया, उसका नाम है आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। और अभी पढ़ा था अमूल, ये साउथ अफ्रीका और अमेरिकी टीमों को स्पॉन्सर कर रहा है और कर्नाटक का एक मिल्क फाउंडेशन है नंदिनी, वो आयरलैंड और स्कॉटलैंड को स्पॉन्सर कर रहा है। तो अभी तक ये सारी बातें हमने पढ़ी है यहाँ से। ध्यान रखना, आगे जब ये गेम्स होंगे तो कुछ और प्रश्न बनेंगे। जब ये गेम्स पूरे हो जाएंगे, कौन जीता कौन हारा वो हम पढ़ेंगे, तब ये सारी बातें मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन विक्टोरिया शी को किसने लॉन्च किया? तो आंसर होगा यूक्रेन ने। तो अभी यूक्रेन ने दुनिया की पहली AI स्पोक पर्सन यानी कि प्रवक्ता को लॉन्च किया है। ये AI जनरेटेड है, मतलब रोबोट की तरह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक रोबोट है, इंसान नहीं है। और इसका नाम इन्होंने रखा है विक्टोरिया शी। जो क्या काम करेगी? ये यूक्रेन के विदेश मंत्रालय से जो जानकारी इसको मिलेगी उसको लोगों तक पहुंचाने का काम करेगी, जो कि एक तरह की ऑथेंटिक जानकारी होगी। तो इसका नाम याद रखना, विक्टोरिया शी इसका नाम है। किस देश की है? मैंने आपको बता दिया, यूक्रेन की है। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रश्न आ गया। अभी तक पिछले 1 साल में AI से संबंधित जितने भी प्रश्न हमने देखे थे वो एक बार मैं सारे आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कई तरह के प्रश्न बन रहे हैं आपके। तो आप मान के चलना, आपके एग्जाम में कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाएगा। कौन सा पूछा जाएगा हमें नहीं पता, इसलिए हम सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो भी अब तक हमने पढ़े वो सारे रिवाइज करेंगे। कुछ भी पूछ ले फिर हमारा गलत नहीं होगा। लेकिन उससे पहले मैं आपको यूक्रेन ले चलता हूं। तो ये रहा मैप में यूक्रेन, कैपिटल होती है कीव, करेंसी है यूक्रेनी रेवेनिया और प्रेसिडेंट है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। तो देखो, फिर आपको याद है भारत ने विश्व का पहला AI संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम लॉन्च किया था, उसका नाम इंद्रजाल है। खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए AI आधारित ओरोन विमान को लॉन्च किया था इजराइल ने। भारत का पहला AI स्कूल ये लॉन्च किया गया
केरल के तिरुवनंतपुरम में जिसका नाम शांतिगिरी विद्या भवन है। मध्य प्रदेश ने जस्ट टास्क नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च किया था। मेटा, जिसको पहले आप फेसबुक कहते थे, इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एआई आधारित एक भाषा मॉडल लॉन्च किया था लामा 2 नाम से। किस राज्य ने एआई आधारित न्यूज एंकर लिसा को लॉन्च किया? तो उड़ीसा ने। अच्छा, यहाँ पे एक प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही हमने करंट अफेयर्स की क्लास में पढ़ा था कि इंडिया टुडे का एक न्यूज एंकर है, उसने अभी एक अवार्ड जीता था, तो उस न्यूज एंकर का नाम क्या है? मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अगर आपको अभी पता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। बाकी एलन मस्क ने एआई आधारित स्टार्टअप एक्स एआई को लॉन्च किया था ओपन एआई को काउंटर करने के लिए। किस यूनियन टेरिटरी ने भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर ने। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने सर्वाधिक एआई निवेश वाले देशों की सूची जारी की थी, उसमें भारत 5वें स्थान पे था, टॉप पे अमेरिका था। किसने ग्रामीण भारत के लिए एआई चैटबॉट जुगलबंदी को लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। जनरेटिव एआई प्लेटफॉर्म टोपाज को किसने लॉन्च किया था? इन्फोसिस ने। ओपन एआई ये अमेरिका की कंपनी है और इसने माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर एक चैट जीपीटी लॉन्च किया था। यहाँ पे जीपीटी का मतलब हो गया जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है। और इसी तरह से रशिया के साइबर बैंक ने भी एक एआई चैटबॉट लॉन्च किया था, उसका नाम गीगा चैट रखा था। गूगल ने भी एक लॉन्च किया था एआई चैटबॉट, उसका नाम बार्ड रखा था। फिर बाद में इन्होंने बोला कि इसका नाम बदल के हम जेमिनी एआई रखते हैं, तो जेमिनी एआई भी गूगल का ही है। और एआई के गॉडफादर किन्हें कहते हैं? जेफरी हिंटन को। आपको याद है एआई सुरक्षा पर पहला शिखर सम्मेलन ये यूके में हुआ था, यूके के ब्लेचले में। यहीं पर ब्लेचले घोषणा पत्र, ब्लेचले डिक्लेरेशन पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि ब्लेचले घोषणा पत्र यानी कि ब्लेचले डिक्लेरेशन का संबंध किससे है, तो एआई सुरक्षा से। और किस एआई ने मोदी जी के भाषणों का तमिल में अनुवाद किया था? भाषिणी एआई ने, जो वाराणसी के काशी तमिल संगम में हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने एआई आधारित क्षेत्रीय भाषा अनुवाद उपकरण को लॉन्च किया था, जिसका नाम सुभाष है। ओला ने भारत का पहला एआई मॉडल लॉन्च किया था, उसका नाम कृत्रिम रखा था। आपको याद होगा ये देश का पहला एआई यूनिकॉर्न भी बना था, कृत्रिम। दुनिया की पहली एआई रोबोट एक कंपनी में सीईओ बनी थी, उस रोबोट का नाम मीका है। उस कंपनी का नाम डिक्टेडोर है, कोलंबिया की कंपनी है ये प्रश्न एग्जाम में आया था, ये कंपनी का नाम पूछा था शायद। और इस रोबोट को बनाया किसने? हैंसन कंपनी ने बनाया है, जिसने एक वर्ल्ड फेमस ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया को बनाया था। अच्छा, किसने एआई ओडिसी प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और केंद्र सरकार ने शिक्षा में बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए किस नाम से एआई आधारित एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो अनुवादिनी। भारत की पहली एआई सिटी बनेगी लखनऊ। और देश का पहला एआई और रोबोटिक पार्क ये कहाँ पे लॉन्च किया गया था? बंगलुरु में। एक बुक आई थी एआई के ऊपर कि एआई एंड नेशनल सिक्योरिटी नाम की बुक को किसने लिखा? विजय खरे और अमित सिन्हा ने इसको लॉन्च किया था। हमारे जो दूसरे नंबर के सीडीएस हैं अनिल चौहान ने। और भारत की पहली एआई टीचर बनी थी आइरिस, केरल के केटी सिटी स्कूल में। और रिलायंस ने कहा कि वो हनुमान नाम से एआई चैटबॉट लॉन्च करेगा। और दुनिया का पहला एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये डेविन बना था। किस कंपनी ने बनाया था? कॉग्निशन कंपनी ने, अमेरिकी कंपनी है। और माइक्रोसॉफ्ट ये ओपन एआई के साथ मिलकर एआई सुपर कंप्यूटर जिसका नाम स्टारगेट है ये बना रहा है। एक बुक हमने और पढ़ी थी, कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शेडो ऑफ एआई, इसको मधुमिता मुर्गिया ने लिखा था। उसके अलावा किस राज्य ने एआई केंद्र स्थापित करने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ समझौता किया? तो कर्नाटक। अभी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुआ था दुबई में, वहां पे भारत ने एआई पावर्ड सड़क सुरक्षा के लिए नवा गवर्नमेंट पुरस्कार जीता था। और एआई में भारतीय स्टार्टअप्स को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL एआई प्रोग्राम लॉन्च किया? तो माइक्रोसॉफ्ट ने। और जिनी एआई प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था गूगल ने। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एआई पावर्ड डिजिटल हेल्थ प्रोमोटर लॉन्च किया था सारा नाम से। और मैंने आपसे अभी पूछा था इंडिया टुडे ग्रुप का जो एआई न्यूज एंकर है जिसने अभी 2024 का ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता था, उसका नाम है सना। और एक और पॉइंट मैं आपको यहाँ बता दूं कि अभी EZ टेक्स ने, ये कंपनी है, इसने भारत का पहला एआई सक्षम आयकर फाइलिंग मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। तो अब आप देख लो, इतना सारा मैंने आपको रिवीजन करवाया, आपको लगेगा बहुत सारा हो गया, तो कितने समय का है? पूरे एक साल का, 2023 का पूरा और 2024 के ये 4 महीने। अभी तक जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न पड़े थे एआई से संबंधित, वो सारे तो हमने एक साथ रिवाइज कर लिए। पूरा अगर साल भर का हम इस एक वीडियो के एक क्वेश्चन में रिवीजन करेंगे तो थोड़ा 1 आध मिनट तक तो वीडियो ऊपर जाएगा ना। अब आपको इतनी मेहनत से मैं आप ही के लिए रिवीजन कराता हूँ, फिर भी आप में से कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में सुनाते हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है ना।
अगर आपको वीडियो फिर भी लेंथी लगता है तो मैं बोलता हूं कि आप रिवीजन मत करा करो, जब मैं रिवीजन कर रहा हूं तो उसको स्किप कर दिया करो, फॉरवर्ड कर दिया करो, क्वेश्चन आंसर देख लिया करो, खत्म। लेकिन वाकई में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं तो ये उनके लिए मैं रिवीजन कराता हूं। चलो फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी इंडियन सुपर लीग 2023-24 फुटबॉल का खिताब किसने जीत लिया? तो आंसर होगा मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। यहां हम बात कर रहे हैं इंडियन सुपर लीग 2023-24 की। इस बार याद रखना ये इसका 10वां संस्करण था। इसको जीत लिया मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। दूसरी बार जीता है इन्होंने, दूसरा टाइटल है। और इस बार इन्होंने हराया किसे या उप विजेता कौन रहा? मोहन बागान। और ये हुआ कहां पे था? कोलकाता में हुआ था। कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीड़ांगन स्टेडियम में। तो ये आप ध्यान रखना, इस बार इसका ये 10वां संस्करण था। पहला संस्करण इसका 2014 में हुआ था। फुटबॉल से आपको याद आएगा अभी संतोष ट्रॉफी 2023-24 को जीता था, सर्विसेज ने गोवा को हराया था। और पिछले साल जो 132वां डूरंड कप हुआ था, जो कि एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट कहा जाता है, उसको मोहन बागान ने जीता था ईस्ट बंगाल को हरा करके। आपको याद है अभी साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 मेंस फुटबॉल चैंपियनशिप जो 2024 में ही हुई थी, इसमें भारत और बांग्लादेश दोनों को विजेता घोषित किया गया था। वैसे हमारे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के हेड कौन है? कल्याण चौबे हैं। अच्छा, बिल्कुल लेटेस्ट आपको याद होगा अभी फ्रेंच ओपन फुटबॉल लीग 1 इसको पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने जीता था। और अभी मेंस AFC अंडर 23 एशियन चैंपियनशिप, ये तो शायद कल ही हमने पढ़ा था, इसको जापान ने जीता था उज्बेकिस्तान को हरा करके। फिर आपसे पूछ रहे हाल ही में पेंशन विभाग ने सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए अभी कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो आंसर होगा भविष्य पोर्टल। तो कई बार जो पेंशनर्स होते हैं यानी कि जिन्हें पेंशन मिलती है, उन्हें अक्सर अपनी पेंशन का हिसाब किताब रखने में दिक्कत होती है। कई बार कुछ तकनीकी दिक्कतों के कारण उनकी पेंशन तक रुक जाती है। तो ऐसे बुजुर्ग पेंशन भोगियों की इन्हीं सब परेशानियों को दूर करने के लिए भी केंद्र सरकार ने भविष्य पोर्टल को लॉन्च किया है। और इस पोर्टल की शुरुआत की है बैंक ऑफ इंडिया के साथ में, ये पॉइंट ध्यान रखना। पर वो सभी पेंशनर्स जिनकी पेंशन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कैनरा बैंक के बैंक अकाउंट में आती है, वो भी इस पोर्टल को यूज कर सकते हैं। बाकी सरकार ने कहा कि आगे चलकर धीरे धीरे हम सभी बैंकों को भविष्य पोर्टल से जोड़ देंगे। लेकिन अभी अगर प्रश्न के हिसाब से पूछेंगे, एग्जाम के हिसाब से, तो पूछा जा सकता है कि भविष्य पोर्टल को अभी किस बैंक के साथ लॉन्च किया गया? तो बैंक ऑफ इंडिया मैंने आपको बताया। अच्छा, प्रश्न से याद आएगा अभी ग्लोबल पेंशन इंडेक्स 2023, इसमें बताया था किस देश में पेंशन सिस्टम सबसे अच्छा है। तो इस मामले में टॉप पे नीदरलैंड था। भारत की रैंक इसमें 45 थी। और आपको याद हो तो पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना था? सिक्किम बना था। अगर मैं पूछूं अटल पेंशन योजना तो सबने सुना होगा, तो आप कहोगे सबने सुना है, तो यूं बताओ ये लॉन्च कब हुई थी? तो ये 1 जून 2015 को शुरू होती है। इसमें जो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो तो आपकी उम्र 18 से लेकर 40 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और फिर वृद्धावस्था के बाद यानी कि 60 की उम्र के बाद आपको पेंशन दी जाएगी। अच्छा, इसी तरह से एक प्रश्न बन सकता है कि अभी किस राज्य ने वृद्धावस्था पेंशन की उम्र को 60 बरस से घटाकर 50 बरस कर दिया? तो आंसर याद रखना झारखंड होगा। और मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना को शुरू किया अभी राजस्थान ने। तो याद रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे अभी हाल ही में किसने मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीता? तो आंसर होगा ईगा स्विटेक ने। तो याद रखना पोलैंड की टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक, और अभी इन्होंने ही मैड्रिड ओपन में वुमेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इन्होंने यहाँ पे किससे हराया? आर्यना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की टेनिस प्लेयर है। ये जो ईगा स्विटेक है ना, वर्ल्ड की नंबर 1 वुमेन टेनिस प्लेयर है ईगा स्विटेक, याद रखना। और ये इनका पहला मैड्रिड ओपन खिताब है। मैड्रिड ओपन टेनिस टूर्नामेंट कहाँ पे होता होगा? स्पेन के मैड्रिड में होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो वुमेन सिंगल तो हमने देख लिया ईगा स्विटेक ने जीता। लेकिन मेन सिंगल में बात करें, पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो एंड्रे रूबलेव ने जीता है। ये रशिया के हैं। इन्होंने हराया है फेलिक्स को, जो कि कनाडा के प्लेयर हैं। और टेनिस की बात हो रही है और ईगा स्विटेक की भी बात हो गई, तो फिर आपको इन्फोसिस का नाम याद आ जाएगा। हमने पढ़ा था इन्होंने, इन्फोसिस वालों ने 2 टेनिस प्लेयर को अपना ग्लोबल एम्बेसडर बनाया था। एक तो ईगा स्विटेक और एक राफेल नडाल। राफेल नडाल याद रखना स्पेन के हैं। और टेनिस की बात है तो टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं साल में, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। जिसमें अभी तक पहला हो चुका है ऑस्ट्रेलियन ओपन, उसकी बात करें तो अभी उसमें मेन सिंगल जीता था जेनिक सिनर ने, इटली के हैं। वुमेन सिंगल आर्यना सबालेंका ने जीता, वो बेलारूस की है।
और सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए तो ये है मेंस डबल का टाइटल किसने जीता, क्योंकि ये एक भारतीय ने जीता है। रोहन बोपन्ना और उनके साथी हैं मैथ्यू एब्डेन, वो ऑस्ट्रेलिया से है, याद रखना। और इनके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि लिएंडर पेस और विजय अमृतराज का नाम भी याद रखना, ये भारतीय टेनिस प्लेयर है। क्यों याद रखना इनके नाम भैया, तो टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले ये पहले पुरुष एशियाई बने थे, इसीलिए। और 2 कप और बताऊंगा मैं आपको। एक होता है डेविस कप, ये पुरुषों का टेनिस टूर्नामेंट है, इसको अभी इटली ने जीता था, ऑस्ट्रेलिया को हराया था। उसी तरह से महिलाओं को जो टेनिस टूर्नामेंट होता है उसे फेड कप कहते हैं। फेड कप पहले कहते थे, लेकिन अभी इसका नया नाम बिली जीन किंग कप हो गया। इसको कनाडा ने जीता इटली को हरा करके, ये और ध्यान में रख लो आप, याद रहेंगे ना ये सारी बातें, सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही बता रहा हूं। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे, अभी हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान जिसका नाम है FWD-200B, इसका अनावरण कहां पे किया गया, तो आंसर होगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु की ही एक डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजी फर्म है, एक कंपनी है जिसका नाम है फ्लाइंग वेज डिफेंस, और इन्होंने अभी पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित ड्रोन, यानी कि आप कह दो बॉम्बर यूएवी मतलब यही हो गया अनमेन्ड एयर व्हीकल यानी कि ड्रोन, इसको लॉन्च किया है। मतलब ये क्या करेगा, बम की वर्षा करेगा, बम फेंकेगा, जिसका नाम है FWD-200B। और यहाँ पे इसकी तुलना अमेरिका के प्रीडेटर बॉम्बर ड्रोन से की जा रही है, जो कि इसके मुकाबले 10 गुना ज्यादा महंगा है। वो 250 करोड़ रुपए का आता है और ये 25 करोड़ रुपए का है। इसमें बताया गया ये 100 किलोग्राम तक का पेलोड ले जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 370 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और जमीन से 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसे कंट्रोल किया जा सकता है। ये कुछ इसकी खासियतें बताई गई। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रबल क्या है, प्रबल, तो याद रखना लंबी दूरी की रिवॉल्वर है। और स्मार्ट क्या है, ये हमने पढ़ा था, टॉर्पीडो है, सबमरीन को उड़ाने वाली, सबमरीन को नष्ट करने वाली जो एक मिसाइल होती है पानी के अंदर चलती है, वो टॉर्पीडो है। वरुणास्त्र भी एक टॉर्पीडो ही है। बाकी समर क्या है, एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा। वशोरात भी एक शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम हो गया। इंद्रधनुष भी एक तरह का एयर डिफेंस सिस्टम है। और उग्रम क्या है, उग्रम यह भी एग्जाम में आया था, असॉल्ट राइफल है। और प्रचंड क्या है, ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसको हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने बनाया। और अगर मैं पूछूं भारत का पहला मोबाइल ब्रिज का नाम क्या है, तो आंसर होगा सर्वत्र है। ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार मैंने आपको रिवाइज करा दिया, ध्यान में। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में नाडा ने किस पहलवान को निलंबित कर दिया, तो आंसर होगा बजरंग पूनिया। तो भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया ने डोप टेस्ट के लिए अपना सैंपल देने से मना कर दिया था, जिसके बाद नाडा ने पहलवान बजरंग पूनिया को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो आप कह सकते हो इससे हमारा नुकसान होगा, क्योंकि अभी पेरिस ओलंपिक 2024 में वो हिस्सा नहीं ले पाएंगे और हमें ऐसा लगता है कि अगर वो पार्टिसिपेट करेंगे तो कोई ना कोई मेडल तो हमारे लिए लेकर ही आएंगे। अच्छा, डॉप टेस्ट की बात करें तो इसका मतलब तो मैं आपको बता चुका हूं। इससे ये पता चलता है डॉप टेस्ट करवाने से कि जो खिलाड़ी है वो कई प्रतिबंधित दवाओं का सेवन तो नहीं कर रहा है अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, जो कि खेलों में, स्पोर्ट्स में मना होती है, बैन होती है। और ये कैसे पता चलता है, खिलाड़ियों के यूरिन वगैरह की जांच होती है उससे। तो यही इनसे मांगा गया था कि यूरिन का सैंपल दीजिए, डॉप टेस्ट होगा, लेकिन उन्होंने देने से मना कर दिया। अब क्यों मना किया ये तो वही जाने। अब देखते हैं आगे क्या होता है, फिर कुछ होगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा जब भी इस तरह की संबंधित कोई प्रश्न आएगा। तो देखो, नाडा की अगर हम पहले बात कर ले, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना हुई थी इसकी 2005 में, नई दिल्ली में मुख्यालय हो गया। इसके हेड है आशीष भार्गव और ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी बनाए गए थे। और अभी हमने पढ़ा था नाडा ने #PlayTrue नाम से एक अभियान शुरू किया था और नाडा ने अभी रोड टू पेरिस 2024 कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। उद्देश्य क्या था, क्लीन स्पोर्ट और एंटी डोपिंग को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि इससे पहले जो वाडा है, जो वर्ल्ड वाइड जो एजेंसी है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसकी स्थापना होती है 1999 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मॉन्ट्रियल कनाडा में, उसने एक रैंकिंग जारी की थी किस देश में सबसे ज्यादा डोपिंग पॉजिटिव मामले आए, तो उसमें भारत टॉप पे रहा था। और रेसलिंग से एक अपॉइंटमेंट भी आपको बता दूं, अभी रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के एथलीट आयोग के नए अध्यक्ष बनाए गए थे, कौन, नरसिंह यादव। तो ये भी ध्यान में रखना नाम। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में मियामी ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो मैकलेरन के फॉर्मूला 1 रेसर हैं ये लैंडो नॉरिस।
जिन्होंने अभी मियामी ग्रैंड प्रिक्स रेस को जीत लिया है। तो लैंडो नॉरिस, ये इनकी फॉर्मूला 1 करियर की पहली जीत है। सुन भी रहे होंगे पहली बार इनका नाम आप, तो पहली बार कोई फॉर्मूला 1 रेस इन्होंने जीते हैं। लैंडो नॉरिस इनका नाम है। ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो बेल्जियम के हैं। इसमें दूसरे स्थान पे आपके चहेते या आपके करंट अफेयर्स का बोझ कम करने वाले हैं मैक्स वर्स्टपन, वो रेड बुल के ड्राइवर है। अच्छा, लेकिन ये लैंडो नाम से मुझे लिंडी का नाम याद आ रहा है। याद आया क्या आपको? अरे याद करो, लिंडी कैमरून की बात कर रहा हूं। भारत में यूके की पहली महिला उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी। अब याद आ गया होगा। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी सेशन एंड हो चुका है। चलो आपको कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो चलिए फिर 6 मई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना एम्बेसडर बनाया? करीना कपूर। फिर पूछा, अभी कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व में उत्कृष्ट योगदान के लिए किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर बीना मोदी को। फिर पूछा, अभी कोल माइनर्स डे कब मनाया? 4 मई को। 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस भी मनाया। फिर पूछा, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में पहली बार किस कंपनी को मानद पाल्मे डियोर पुरस्कार दिया जाएगा? तो जापान का एक है ये स्टूडियो गिबली। इसके अलावा 2 व्यक्ति भी हैं, एक है मैरिल स्ट्रीप और एक है जॉर्ज लुकास। फिर पूछा, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के एमडी सीईओ कौन बने? संजीव नौटियाल। फिर पूछा, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने नहीं किया? किसने किया इसकी बात करें तो नीरू यादव ने, जो कि राजस्थान से हैं, सुप्रिया दास गुप्ता त्रिपुरा से और कुनुकु हेमा कुमारी आंध्र प्रदेश से। तीनों के नाम याद रखना। फिर पूछा, अभी कौन सा बैंक 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक बाजार पूंजीकरण के साथ भारत की टॉप 5 कंपनियों में शामिल हो गया? तो आईसीआईसीआई बैंक। फिर पूछा, किसने दुर्गा 2 का सफल परीक्षण किया? ये एक लेजर वेपन है, डीआरडीओ आंसर होगा। फिर पूछा, नो झंझट लाइफ इंश्योरेंस फटाफट नाम से एक अभियान शुरू किया? एचडीएफसी लाइफ। और आखिरी प्रश्न पूछा, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी सीईओ कौन बने? हितेश सेठिया। तो चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न भी देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में पूछा था, अभी फरवरी में दोस्ती 16 नाम से एक अभ्यास है, ये कहां पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा मालदीव। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब यह आज का आपका होमवर्क प्रश्न।